नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल कॉन्सेप्चुअल क्लासेस में। पढ़ने पढ़ाने के इस क्रम में हम लोगों ने सीख लिया था, डिविजिबिलिटी के बारे में हम लोग चल रहे थे और डिविजिबिलिटी के कुछ रूल्स को हम लोगों ने पिछली वीडियो में सीखा है, जिसमें आपका 2 की डिविजिबिलिटी थी। 2 की पावर वाली जितनी भी थी, चाहे 4 हो, 8 हो, 16 हो, इनकी कैसे डिविजिबिलिटी चेक करते हैं वो सब हम लोगों ने सीखा था। इसके बाद हम लोगों ने 3 की डिविजिबिलिटी को देखा था और 9 की डिविजिबिलिटी को देख चुके थे। ठीक है, तो आज हम लोग सीखेंगे कि 6 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, 5 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, 11 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, ठीक है, और 7 की डिविजिबिलिटी क्या होती है। हमारे सिलेबस के लिए इतनी डिविजिबिलिटी के बारे में पता होना पर्याप्त है। मुझे चल रहा है कि हमारा लेवल क्या है, हमारे एग्जाम का लेवल क्या है। हमारा लेवल नहीं, हमें अपने एग्जाम के पैटर्न के हिसाब से पढ़ना होता है। बेवकूफ़ी यही होती है कि हम लोग क्या करते हैं कि एग्जाम में कुछ भी पूछा जा रहा है और सीख कुछ भी रहे हैं, फिर कहते हैं कि भाई साहब जो पूछा गया ना वो बिल्कुल आउट ऑफ सिलेबस था, क्या था क्या नहीं था। तो हमें क्या करना है, अपने एग्जाम के लेवल को बरकरार रखते हुए, ठीक है, उससे +1 ही लेवल, +2 लेवल लेकर हम लोग चल रहे हैं। जब आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये चीज़ समझ में आएंगे कि नहीं, हम लोगों ने जो कुछ भी सीखा था वो एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन से बेहतरीन सीखा है और हम उन सीखी हुई चीज़ों को क्वेश्चंस में अच्छी तरीके से अप्लाई कर पा रहे हैं। ठीक है, तो अब हम लोग जो सीखेंगे वो सीखेंगे डिविजिबिलिटी का नेक्स्ट पार्ट है। और वीडियो से आगे बढ़ने से पहले जो मेन काम है वो आपको कर लेना है, चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। जब तक कि इनकी बटनें टूट ना जाए तब तक इनको सब शेयर करना है, सब्सक्राइब करना और लाइक करना है। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और हम आज बात करने वाले हैं डिविजिबिलिटी के सेकंड पार्ट की। और इस डिविजिबिलिटी में हम लोग सीखने वाले हैं किसकी डिविजिबिलिटी, 5 की डिविजिबिलिटी। देखिए 5 की डिविजिबिलिटी तो बहुत आसान होती है। 5 की विभाज्यता का नियम की अगर हम बात करना चाहें, यानी रूल ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ 5 इज वेरी सिंपल। क्यों? देखिए, अगर कोई संख्या लिखी हुई है, कोई भी संख्या लिखी हुई है, अगर उसके आखिरी का डिजिट 0 या 5 है ना, तो हम बस फटाक से कह देंगे कि भाई ये संख्या 5 से विभाजित है। ठीक है ना। अगर हम इसको लिखना चाहें, इसकी डेफिनेशन को, तो इसको ऐसे लिखेंगे, इफ द लास्ट डिजिट ऑफ एनी नंबर इज 5 और 0 या इज 0 और 5, then the number is divisible by 5। ठीक है ना। ये चीज समझ में आ गई, क्या कहना चाह रहा था यहाँ पे। ठीक है, दिख रहा होगा ना, मार्कर लाइट हो गया तो मार्कर चेंज कर लिया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, देखिए यहां पे क्या कह रहा है कि अगर कोई संख्या आपको दे दी जाए, क्वेश्चन में कोई भी संख्या लिखी हुई, लंबी चौड़ी संख्या, कितने भी अंकों की संख्या लिखी हुई है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको सिर्फ उसका यूनिट डिजिट यानी उसका लास्ट का डिजिट चेक कर लेना है 5 की डिविजिबिलिटी के लिए। अगर उसका लास्ट का डिजिट 0 या 5 इन दोनों में से कोई एक है, 0 या 5 इन दोनों में से कोई भी एक अगर आपको दिख गया है, इसका मतलब वो 5 से डिविजिबल है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं कोई भी संख्या दे दूं, 32960, ठीक है, 52910, ठीक है, 32965, ये सभी संख्याएं देखो, इसके आखिरी डिजिट में 0 है, इसके आखिरी डिजिट में 0 है, इसके आखिरी डिजिट में 5 है, तो ये सभी संख्याएं कैसे कट रही होंगी, 5 से कट रही होंगी। लेकिन अगर यहाँ पे 0 की जगह 1 होता तो ये संख्या 5 से कटती क्या, नहीं कटती, क्योंकि 5 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है कि आखिरी का अंक 0 या 5 होगा तभी ये संख्या 5 से विभाजित होगी। क्लियर है इतनी बात। तो 5 की विभाज्यता में मुझे नहीं लगता आपको कोई भी डाउट बचा होगा। Now we will move on next divisibility rule, and next divisibility rule of which number, 6। ठीक है, अब हम लोग 6 की विभाज्यता के नियम की बात करने वाले हैं। देखिए 6 की विभाज्यता के नियम की बात करेंगे तो आपको एक चीज पता है, हमने 3 की विभाज्यता का नियम सीख लिया, 2 की विभाज्यता का नियम सीख लिया। 3 की विभाज्यता का नियम हमसे क्या कहता है कि अगर किसी संख्या के सभी अंकों का योगफल 3 से विभाजित है तो वह संख्या भी 3 से विभाजित होगी। 2 की विभाज्यता ये कहती है कि अगर उस संख्या का आखिरी का अंक 2 से विभाजित है तो वह संख्या भी 2 से विभाजित होगी। ठीक है, तो अब कोई संख्या 6 से विभाजित है या नहीं है, ये चेक करने के लिए हमें क्या करना होगा कि चूंकि 6 जो होता है, 6 जो होता है, उसका एक फैक्टर 2 भी है और एक फैक्टर 3 भी है, यानी 2 × 3 भी 6 होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है। तो इसका मतलब क्या है कि 6 की विभाज्यता के लिए हम ये चेक कर लें कि अगर कोई संख्या 2 से भी कट जाए और 3 से भी कट जाए तो वह संख्या डेफिनेटली किससे कटेगी, 6 से कटेगी। अगर कोई संख्या 2 से भी कट जाए और 3 से भी कट जाए, यानी हम वहां पे 2 की डिविजिबिलिटी भी लगाएंगे और फिर 3 की डिविजिबिलिटी लगा के चेक करेंगे कि 3 से भी कट रहा है कि नहीं कट रहा है। अगर वह 2 की डिविजिबिलिटी से भी कट जाए, 3 की डिविजिबिलिटी से भी कट जाए, तो इसका मतलब है संख्या 6 की डिविजिबिलिटी यानी 6 से भी कट जाएगा। क्लियर है इतनी बात। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं कोई संख्या कहूं 32915,
अब बताना है कि ये संख्या 6 से कटेगी या नहीं कटेगी। इज इट डिविजिबल बाई 6 और नॉट, क्या ये संख्या 6 से विभाजित होगी या नहीं होगी। तो देख के ही पता चल रहा है, देख के ही पता चल रहा है कि 6 की विभाज्यता के लिए हमें पहले 2 और 3 की विभाज्यता देखनी है, और 2 की विभाज्यता हमसे ये कहती है कि आखिरी का अंक 2 से कट जाए। आखिरी का अंक 2 से कटने का मतलब है कि 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तभी वो 2 से कटेगी। लेकिन आखिरी का अंक यहाँ तो 5 है, 5 है, इसका मतलब क्या है कि ये संख्या पहले ही नियम से ये निर्धारित हो गया कि यह संख्या 6 से विभाजित नहीं होगी। कारण ये कि ये संख्या पहले 2 से ही नहीं कट रही है। ठीक है, 3 की तो बात की बात है, पहले तो हमने 2 से ही नहीं कट रही थी ये संख्या, इसलिए ये संख्या 6 से नहीं कटेगी। अगर कोई और संख्या दे दी जाए, मान के चलो इसी को हम बदल लेते हैं, इसका रूप 32922 ये संख्या दे दी गई, और पूछा गया कि बताओ क्या ये संख्या 6 से विभाजित है या नहीं है। तो आप कहोगे सर इसको चेक करने के लिए पहले 2 की डिविजिबिलिटी से चेक करेंगे, और 2 की डिविजिबिलिटी हमसे कहती है कि संख्या का आखिरी का अंक अगर 2 से कट जाए तो वह संख्या 2 से कटेगी। तो आखिरी का अंक 2 है, तो इसका मतलब 2 से तो ये कट रही है, इसका मतलब 2 की डिविजिबिलिटी चेक हो गई है और 2 की डिविजिबिलिटी से ये कट रही है। अब हम 3 की डिविजिबिलिटी का नियम लगाते हैं, जो हमसे कहती है कि इस संख्या के अंकों का योग अगर 3 से कट जाए तो यह संख्या भी 3 से कट जाएगी। तो देखिए जरा, 3 और 2 5, 5 और 9 14, 14 2 16, 16 2 18। इसकी संख्या के अंकों का योग कितना आ रहा है? 18 आ रहा है। 18 क्या 3 से कट रहा है? बिल्कुल, 18 3 से कटता है, 6 बार कटता है। इसका मतलब क्या है कि 3 की डिविजिबिलिटी से भी ये संख्या कट रही है और 2 की डिविजिबिलिटी से भी ये संख्या कट रही है। जब ये 2 से भी कट रही है और 3 से भी कट रही है, तो इसका मतलब है ये डेफिनेटली किससे कटेगी? 6 से कटेगी। डेफिनेटली किससे कटेगी? 6 से कटेगी। क्लियर है इतनी बात? इतनी बात क्लियर होगी। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी कि अगर आपको 6 की व्यवस्था का नियम देखना है तो सबसे पहले 2 की व्यवस्था का नियम लगाना है, फिर 3 की व्यवस्था का नियम लगाना है। 2 और 3 दोनों से कट जाएंगी तो हम कहेंगे ये संख्या 6 से भी डेफिनेटली कटेगी। अब देखिए, 6 की व्यवस्था के नियम से क्वेश्चन कई सारे एग्जाम में बनते हैं। कैसे क्वेश्चन बनते हैं, क्वेश्चन को हम डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन हम सिर्फ सीखेंगे कि क्वेश्चन बनने का कॉन्सेप्ट क्या होगा, क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ अभी फोकस कर रहे हैं कॉन्सेप्ट पर, तो कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो देखिए जरा, जिस प्रकार 6 की विभाज्यता के लिए हमने किसी नए नियम को नहीं सीखा, हमने जो विभाज्यता का नियम सीखा हुआ था हम उन्हीं नियम से 6 की विभाज्यता पर पहुंचे। ठीक उसी प्रकार से कुछ संख्या हमें एग्जाम में ऐसी देखने को मिलेगी जिनके डिविजिबिलिटी के नियम हमने नहीं पढ़े होंगे, क्योंकि आप डिविजिबिलिटी के नियम कितने के पढ़ेंगे भाई? निर्धारित है ना, संख्याएं तो अनंत हैं, कितनी सारी संख्याएं हैं, कोई भी संख्या एग्जाम में आपसे दे दी जा सकती है, लेकिन कंडीशन यही होगी कि जो आपने पढ़ा होगा ना, आप उसकी हेल्प से ही वहां पहुंचेंगे। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि आपसे पूछ लिया गया कि कोई संख्या 72 से विभाजित है या नहीं है, ये आप कैसे पता करोगे? आप बड़ी समस्या, बड़ी गड़बड़ होगी। बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, 72 88 ये सारी संख्या ऐसी होती है जो बहुत बार एग्जाम में रिपीटेड है। तो अब आपसे पूछ लिया कि कोई संख्या 72 से विभाजित है या नहीं है, ये आप कैसे पता करोगे? अब 72 की डिविजिबिलिटी तो पढ़ी नहीं है, बड़ा गजब हो गया। 72 की डिविजिबिलिटी कभी पढ़ी नहीं है, आउट ऑफ सिलेबस, आउट ऑफ सिलेबस, आउट ऑफ सिलेबस। भाई ऐसा पढ़ा नहीं है, क्वेश्चन तो आउट ऑफ सिलेबस है। नहीं है आउट ऑफ सिलेबस। क्यों नहीं है? क्योंकि आपने जो पढ़ा है आप उसी से इसको तोड़ेंगे। जैसे 6 की डिविजिबिलिटी आपने नहीं पढ़ी थी, लेकिन 6 की डिविजिबिलिटी के लिए आपने 2 की डिविजिबिलिटी और 3 की डिविजिबिलिटी तो पढ़ी थी ना। ठीक उसी प्रकार से 72 की डिविजिबिलिटी के लिए हम क्या करेंगे? 8 गुना 9। अब आप कहेंगे सर 8 गुना 9 ही क्यों लिया? 72 के तो कई सारे फैक्टर होते हैं। तो आप कहोगे सर ऐसे फैक्टर लिए जाएंगे, ऐसे फैक्टर लिए जाएंगे जिनके बीच का डिफरेंस कितना होना चाहिए? 1। याद रखना, याद रखना, ऐसे फैक्टर लिए जाएंगे जिनके बीच का डिफरेंस कितना होगा? 1 होगा। तो यहां पे 8 गुना 9 है, 8 गुना 9 है तो ये कितना हो गया? 72 हो गया। 8 गुना 9 है तो इनका गुना कितना हो गया? 72 हो गया। मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूं, या तो इनका डिफरेंस हो गया, इनका HCF होगा। ठीक है, मैं चेक करके बता दूंगा, लेकिन अभी आपको जो समझना है डिविजिबिलिटी को वो समझिए कि इसके फैक्टर इस तरीके से करने हैं कि इनका HCF कितना हो? 1 हो, यानी कोप्राइम नंबर ले सकते हैं। आगे 8 गुना 9 का मतलब ये हुआ कि चूंकि 8 की डिविजिबिलिटी और 9 की डिविजिबिलिटी अगर आपको पता है तो आप बता सकते हो कि 72 की डिविजिबिलिटी क्या होगी। मतलब चूंकि 72 8 गुना 9 होता है, तो अगर कोई संख्या 72 से विभाजित है, ये पता करने के लिए हम ये पता कर लें कि अगर वह संख्या 8 से भी विभाजित हो जाए और 9 से भी विभाजित हो जाए तो डेफिनेटली वह संख्या 72 से भी विभाजित होगी। बात समझ पा रहे हो? अगर कोई संख्या 8 से विभाजित हो जाए और 9 से विभाजित हो जाए तो डेफिनेटली वह संख्या 72 से भी विभाजित हो जाएगी। अब 8 की डिविजिबिलिटी तो आपने पढ़ी है ना, 9 की डिविजिबिलिटी भी आपने पढ़ी है। 8 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है? लास्ट 3 डिजिट। किसी संख्या के आखिरी के 3 अंक अगर विभाजित हैं तो वह संख्या भी विभाजित हो जाएगी। और 9 की व्यवस्था क्या कहती है? अंकों के योग अगर 9 से विभाजित है तो वह संख्या भी 9 से विभाजित हो जाएगी। अब 72 की डिविजिबिलिटी के लिए, 72 की डिविजिबिलिटी किसी ने नहीं पढ़ी थी, लेकिन
उन्होंने इस क्वेश्चन को कर लिया जो इस पैटर्न से अवगत थे कि 6 की डिविजिबिलिटी हमने कैसे निकाली थी। ऐसे ही हमने 72 की डिविजिबिलिटी निकाल ली। अब अगर मैं बात करूं आपसे पूछा जाए 88 की डिविजिबिलिटी क्या होगी, तो आप अब 88 डिविजिबिलिटी के लिए ऐसे कितनी डिविजिबिलिटी पढ़ोगे, नहीं पढ़नी है ना। आपने 88 को तोड़ा कि भाई 11 गुना 8 या 8 गुना 11 88 होता है, ठीक है। नियम वही होगा, HCF 1 होना चाहिए इनके बीच का HCF क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो चूंकि 11 और 8 के बीच का HCF 1 है, इसलिए हम यहां पे कहेंगे कि 11 गुना 8 क्या हुआ, 88 हुआ। और 88 की कोई संख्या 88 से कट रही है या नहीं कट रही है, ये चेक करने के लिए अगर हम ये चेक कर लें कि अगर वह संख्या 11 से कट जाए और वह संख्या 8 से कट जाए तो वह संख्या डेफिनेटली 88 से कट जाएगी, विभाजित हो जाएगी। और 11 की डिविजिबिलिटी अभी हमने पढ़ी नहीं है, पढ़ने वाले हैं। 8 की डिविजिबिलिटी हम लोगों ने पढ़ रखी है। क्लियर है इतनी बात। तो 6 के नियम से हमने ये सीखा था कि किस तरीके से क्वेश्चन जो एग्जाम में बनते हैं उसमें हमें कैसे पैटर्न को अप्लाइड करना होता है। क्वेश्चन पर फोकस अभी नहीं करना है, क्योंकि हमें अपना ध्येय अपना उद्देश्य पता है कि जैसे ही हम इनके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेंगे, जैसे ही यहाँ का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हम कहेंगे अब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाने हैं। और जैसे ही हम यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपसे लगवाएंगे, यहाँ पर इस वीडियो के अनुसार जब हम क्वेश्चन आपसे लगवाएंगे, यहाँ पे लग रहे होंगे, हम लोग सॉल्व कर रहे होंगे, तब आप देखेंगे कि ऐसे क्वेश्चन को हम लोग किस तरीके से चुटकियों में सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और डिविजिबिलिटी के अगले नियम की तरफ बढ़ते हैं। हम लोगों ने 6 की डिविजिबिलिटी को सीखा और 6 की डिविजिबिलिटी के कॉन्सेप्ट को हमने 72 और 88 की डिविजिबिलिटी में लगाकर उसको भी सीख लिया है। ठीक है, ऐसे कई सारी भी संख्याएं हो सकती हैं, जरूरी नहीं है कि आपसे 72 और 88 से ही क्वेश्चन बने, कोई भी और संख्या हो सकती है, लेकिन उसके कॉन्सेप्ट को आप समझ गए हैं कि अगर आपको कोई और 2 डिविजिबिलिटी पता है तो उनकी मदद से आप किसी अन्य डिविजिबिलिटी की तरफ पहुंच सकते हैं। क्लियर है इतनी बात। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे हम चलते हैं। हम लोगों ने 5 की डिविजिबिलिटी सीख ली है इस वीडियो में और 6 की डिविजिबिलिटी सीख ली है। अब हम चलते हैं किसकी तरफ, 11 की डिविजिबिलिटी की तरफ। 7 की डिविजिबिलिटी की तरफ चल लेते हैं, पहले 7 की डिविजिबिलिटी को समझ लेते हैं, क्योंकि क्रम से चलते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 9 की तो सीख ही चुके थे, 8 की सीख ही चुके थे, 7 ही बचा हुआ है अभी। तो 7 की डिविजिबिलिटी की बात करें, डिविजिबिलिटी ऑफ 7, 7 की डिविजिबिलिटी हमसे क्या कहती है, कोई भी संख्या लिखी हुई हो, मान के चलो कोई संख्या लिखी हुई है 3 2 9 1 ए लिखी हुई है। 7 की डिविजिबिलिटी ये कहती है, अभी हम लोगों ने इसको एक वीडियो में चर्चा भी किया था, कि अगर आखिरी के अंक को डबल करते जाएं और बची हुई संख्या से माइनस करते जाएं, तो जो संख्या हमें जो संख्या मिले अगर वो 7 से कट जाए तो वह संख्या भी 7 से कटेगी। एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। देखिए ये संख्या लिखी थी, इसका आखिरी का अंक क्या है 1, तो इसको अलग कर लिया है हमने। अब 1 का हमने 2 टाइम्स किया तो कितना हो जाएगा, 1 इंटू 2 2 हो जाएगा, 1 इंटू 2 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। और इस 2 को हमने यहाँ पे माइनस किया, इस 2 को हमने यहाँ से माइनस किया बची हुई संख्या से, तो कितना बचेगा, 9 में से 2 गया 7, बचा 2, बचा 3। अब या तो आप इन 3 अंकों की संख्या में पता कर लो कि 7 से कट रही है नहीं कट रही है। अगर आप ये भी नहीं पता कर पा रहे तो एक बार फिर से कर लो, क्या, आखिरी के अंक को डबल करो, 7 दूनी कितना होगा 14, और इस 14 को यहां लाकर किससे कर दो, इससे माइनस कर दो। 12 में से 4 गया 8 बचेगा, और 2 में से 1 गया 1 बचेगा। अब ये 2 अंकों की संख्या निकल के आ रही है 18। 18 क्या 7 से विभाजित है, आप कहोगे सर नहीं, 18 7 से विभाजित नहीं है, बल्कि 14 7 से विभाजित है, 18 नहीं है, तो ये संख्या भी 7 से विभाजित नहीं होगी। अब खूब देते रहो भाग और चेक करते रहो, ये संख्या 7 से विभाजित नहीं होगी। ठीक है, तो हमने इसके कॉन्सेप्ट को समझा, क्या सिंपल इतना सा कॉन्सेप्ट है कि इसके आखिरी के अंक को डबल करते जाओ और माइनस करते जाओ शेष संख्या से, आखिरी में जो भी 2 डिजिट की संख्या मिल जाए, अगर वह 2 डिजिट की संख्या 7 से कट रही हो तो वह संख्या भी 7 से कटेगी, अगर नहीं कट रही हो तो वह संख्या 7 से नहीं कटेगी। यही 7 की डिविजिबिलिटी होती है, यही 7 की डिविजिबिलिटी होती है कि आखिरी के अंक को डबल करते जाओ, शेष संख्या से माइनस करते जाओ, माइनस करते चले जाएंगे, जो आखिरी में 2 डिजिट की संख्या बचेगी, जैसे यहाँ पे 18 बचा था, आखिरी के 2 अंक की डिजिट की संख्या बची थी, उसमें हमने चेक कर लिया कि अगर वह 2 डिजिट की संख्या 7 से कट रही है तो वह संख्या भी 7 से कट रही होगी, अगर वह 2 डिजिट की संख्या 7 से नहीं कट रही है तो संख्या भी 7 से नहीं कट रही होगी। यही 7 की डिविजिबिलिटी होती है। आई होप आपको 7 की डिविजिबिलिटी भी समझ में आ गई होगी, इसमें कोई भी समस्या कोई भी परेशानी आपको नहीं होगी। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे सीखते हैं हम लोग किसकी डिविजिबिलिटी के बारे में। 8 की डिविजिबिलिटी वो तो सीख ली है, आखिरी के 3 अंक। 9 की डिविजिबिलिटी वो भी सीख ली है, संख्या के अंकों का योगफल अगर 9 से विभाजित है तो संख्या भी 9 से विभाजित होगी। 10 की डिविजिबिलिटी बहुत आसान, आखिरी का अंक 0 होता है अगर किसी संख्या का तो वो 10 से विभाजित होगी। ठीक है, 11 की डिविजिबिलिटी पर आते हैं, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी 11। 10 की डिविजिबिलिटी में कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए ना, हर वो संख्या जिसका आखिरी का अंक 0 है तो वह संख्या 10 से कट रही होगी, चाहे वो 40 हो, चाहे वो 500 हो, चाहे वो 1000 हो, चाहे 5000 हो, सभी में आखिरी का अंक क्या है 0 है, सब 10 से कट रही होंगी। अब हम बात करते हैं 11 की डिविजिबिलिटी के बारे में। तो आखिर 11 की डिविजिबिलिटी हम कैसे निकालेंगे। 11 की डिविजिबिलिटी निकालने के लिए हमें क्या कहा गया है कि सम ऑफ अल्टरनेट डिजिट
ठीक है, पहला स्टेप हमारा जो होगा, फर्स्ट स्टेप इसमें क्या होगा, 11 की डिविजिबिलिटी में पहला स्टेप हमारा ये होगा कि जो भी संख्या आपको दी जा रही है उस संख्या के अल्टरनेट डिजिट को हम लोग आपस में जोड़ेंगे। ठीक है, और अल्टरनेट डिजिट को जोड़ने के बाद हम उनको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो सेकेंड स्टेप जो हमारा इसका होगा वही होगा कि इफ सब्सट्रैक्शन इज 0 और 11 और मल्टीपल ऑफ 11, देन नंबर इज डिविजिबल बाई 11। मतलब 11 की व्यवस्था हमसे क्या कहती है, समझिए इस बात को। 11 की व्यवस्था हमसे ये कहती है कि अगर कोई संख्या लिखी हुई है तो उस संख्या के अल्टरनेट अंकों को आप सबसे पहले जोड़िए और जो भी उनका योगफल आए उन योगफल को आपस में घटाइए, और उनको घटाने के बाद अगर उनका जो घटाने के बाद जो संख्या मिल रही है अगर वो 0 मिल जाए तो बहुत ही बढ़िया, बल्ले बल्ले, क्योंकि वो संख्या फिर 11 से कट जाएगी। अगर वो घटाने के बाद 11 मिल जाए तो भी वह संख्या 11 से कट जाएगी, या 11 और 0 ना मिले तब तो 11 का कोई मल्टीपल मिल जाए जैसे 22, 33, ठीक है ना, 44, तो भी वह संख्या 11 से कट रही होगी। एग्जाम्पल से समझते हैं, बहुत बेहतरीन तरह की समझ में आएगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल से समझते हैं। डेफिनेशन को तो हम लोग समझ चुके हैं कि 11 की डिविजिबिलिटी की जो परिभाषा है वो हमसे क्या कह रही है। अब हम इसको एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं कि हम इसको सवाल क्वेश्चन में सॉल्व कैसे करेंगे। देखिए, एक संख्या दे दी गई 32916, एक संख्या है, लंबी चौड़ी संख्या है, कितने अंकों की, 5 अंकों की। 5 अंकों की एक संख्या है, हमें बताना है कि बताइए यह संख्या 11 से विभाजित है या नहीं, इज इट डिविजिबल बाई 11 और नॉट। तो क्या करोगे, 11 की व्यवस्था का नियम लगाओगे, अल्टरनेट अंकों को जोड़ना है। अल्टरनेट अंकों का मतलब क्या होता है, एक छोड़ एक, जहां से स्टार्ट कर रहे हो वहां से एक अंक को छोड़ते चले जाओ फिर जोड़ते चले जाओ। जैसे हम यहां से स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले 6 को जोड़ा, फिर हमने 1 को छोड़ा, अल्टरनेट का मतलब क्या हुआ, हम यहां पहुंच गए, इसको छोड़ दिया, फिर हमने इसको छोड़ दिया और कहां पहुंच गए, यहां पहुंच गए। मतलब 1 को छोड़ के 1 को जोड़ना है। तो 6 और 9 जोड़ा तो कितना हुआ, 6 और 9 जोड़ा, और फिर 9 के बाद क्या जोड़ा, इसमें 3 जोड़ा, ये एक तरफ रखा। ठीक है, तो हमने इसके अल्टरनेट अंकों को जोड़ा, तो अल्टरनेट हमने यहां से स्टार्ट किए थे, जहां से स्टार्ट करेंगे वहां से एक अंक को छोड़ते चले जाओ, एक अंक को छोड़ो और जोड़ो, एक अंक को छोड़ो और जोड़ो। देखो 6 और 9, 9 6 15 हुआ, 15 और 3 18 हुआ। अब माइनस करना है, किससे माइनस करना है वो देखिए, माइनस करना है शेष अंक, जो भी अंक बचे हुए हैं उनको आपस में जोड़ लो। अब यहां पे देखो इस संख्या में ये 2 अंक बच गए थे, इनको आपस में जोड़ लेना है। जोड़ लिया, बोलो हाँ या ना, जोड़ लिया। ठीक है, इनको जोड़ा था तो 9 6 15 3 18 आ रहा था, माइनस इनको जोड़ा तो 2 और 1 3 आएगा। 18 में से 3 को माइनस करोगे कितना मिलेगा, 15। ठीक है, क्या 15 11 का कोई मल्टीपल है, देखो 0 तो मिला नहीं, 0 मिल जाता तो 11 से कट जाता, 11 मिल जाता तो 11 से कट जाता, ना तो 0 मिला ना तो 11 मिला। अब हमारा तीसरा स्टेप है 11 का कोई मल्टीपल मिल जाए, तो 11 के मल्टीपल 22 होते हैं, 33 होते हैं, लेकिन ये तो 15 है, तो ये 11 का मल्टीपल भी नहीं है। तो ना तो ये 0 है, ना ही ये 11 है, ना ही कोई 11 का गुणक है। इसका मतलब क्या है कि ये संख्या 11 से विभाजित नहीं होगी, 11 से विभाजित नहीं होगी। तो करना क्या है, समझ में आना, पहला स्टेप होगा जो भी संख्या दी जा रही है उसमें एक अंक छोड़ अगले अंक को जोड़ते चले जाना है, यानी कि अल्टरनेट अंकों को जोड़ना है। जैसे ही अल्टरनेट अंकों को हम लोगों ने जोड़ लिया, फिर जो बचे हुए अंक थे जो छूट गए थे उनको अलग जोड़ लिया है। उन दोनों को जोड़ने पर उनका डिफरेंस याद रखना, डिफरेंस का मतलब क्या होता है कि नेगेटिव नहीं होगा, बड़े में से ज्यादा घटाया जाएगा। डिफरेंस का मतलब हम हमेशा सिंबल को कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं डिफरेंस, ठीक है ना। तो डिफरेंस का मतलब होता है कि कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, बड़े में से छोटे को घटाएंगे, बड़े में से छोटे को घटाएंगे। तो यहाँ बड़ा ये था, छोटा ये था, दोनों को घटा दिया, तो यहाँ पे कितना निकल गया, 15। तो अगर ये डिफरेंस 0 आ जाता तो ये 11 से कट जाता, 11 आ जाता तो 11 से कट जाता, 11 का कोई मल्टीपल आ जाता तो 11 से कट जाता। अब इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं वो सब डिस्कस हम कब करेंगे, जब हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। अभी हम कॉन्सेप्ट को सीख रहे हैं, तो हमने 11 की डिविजिबिलिटी को सीख लिया है। आई होप 11 की व्यवस्था में आपको कोई समस्या नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली डिविजिबिलिटी रूल की तरफ। अगली डिविजिबिलिटी किसकी बची है, 12 की। तो 12 आसान है, 12 कैसे निकालोगे, 3 गुना 4, 3 गुना 4 12 की व्यवस्था होगी। यानी कोई संख्या 12 से कब कटेगी, जब वह संख्या 3 से भी कट जाए और 4 से भी कट जाए। बात समझ में आ रही है। तो आपको
जो आपसे एग्जाम में अभी तक क्वेश्चन पूछे गए हैं जिनकी डिविजिबिलिटी से या जो भी आगे भविष्य में पूछे जाने वाले हैं वो सभी इन्हीं डिविजिबिलिटी से पूछे जाने वाले हैं। और जो भी पूछे जा सकते हैं वो डिविजिबिलिटी निकालना हमने आपको समझा, डिविजिबिलिटी का सेकंड पार्ट है और डिविजिबिलिटी का पूरा कॉन्सेप्ट हम लोगों ने समझ लिया। 2, 3 और 9 की डिविजिबिलिटी हम लोगों ने पिछली वीडियो में सीख ली थी। 6, 8 और इन सब की वीडियो हम लोगों ने डिविजिबिलिटी अभी यहाँ पे सीख ली है। तो आई होप आपको इस वीडियो में डिविजिबिलिटी में कोई समस्या नहीं रही होगी। ठीक है, तो आज हम लोगों ने डिविजिबिलिटी का पार्ट 2 किया है यहाँ पे और